हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। आज पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखिए बीएससी सेकेंड। तो पढ़ेंगे हम लोग वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी हमने कल आपको बताया था। वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखिए वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए थ्योरी इंट्रोड्यूस किया और वो थ्योरी कहलाती है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है ना। तो वर्नर्स थ्योरीज के कई पॉस्टुलेट्स हैं। तो इसमें देखिए पहले in order to explain the structure, in order to explain the structure and bonding, explain the structure and bonding, structure and bonding in coordination complexes, in coordination complexes, coordination complexes। देखो in order to explain the structure and bonding in coordination complexes, ठीक है ना, coordination complexes, वर्नर्स पुट फॉरवर्ड, वर्नर्स पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी, पुट फॉरवर्ड his theory, put forward his theory, put forward his theory is called as Werner's theory, called as Werner's theory. Werner's theory is based on Werner's theory is based on following postulate, following postulate। तो देखो बेटा यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स ने एक थ्योरी दिया और वो थ्योरी कहलाती है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है। अब वर्नर्स थ्योरी जो है ये फॉलोइंग पॉस्टुलेट पर आधारित है। तो वर्नर्स थ्योरी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पॉस्टुलेट। ठीक। अब यहाँ पर देखिए फॉलोइंग पॉस्टुलेट में पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना। सेकेंड पॉस्टुलेट देखिए इनका ये है कि जो
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव टू वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक, इनका थर्ड पास्टुलेट देखिए ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है ना। तो थर्ड पास्टुलेट इनका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल वाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है। फोर्थ पास्टुलेट इनका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी को लिखा जाता है आयनाइजेशन स्फीयर में और सेकेंडरी वैलेंसी को लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन आयनाइजेशन स्फीयर while secondary valency is retained in coordination sphere। अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है। ठीक है ना। फोर्थ नेक्स्ट पास्टुलेट इनका ये है कि जो आपका ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये इक्वल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। ठीक। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पास्टुलेट इनका ये है कि जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इस सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर जो होता है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिपेंड्स होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है ये डिपेंड्स करता है किस पर? सेकेंडरी वैलेंसी पर। ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ठीक। इसके बाद सेवेंथ पास्टुलेट इनका ये है इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से। किससे? थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट पास्टुलेट आठवां पास्टुलेट इनका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी, देखो ये प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेचुरेटेड बाय नेगेटिव आयंस। इससे नेगेटिव आयन से। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से सेचुरेट होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नेगेटिव आयन से भी सेचुरेट होती है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेचुरेट होती है या फिर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सेचुरेट होती है। इन सम केसेस, कुछ केसों में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेचुरेट होती है पॉजिटिव आयन से। इससे पॉजिटिव आयन से। ठीक है ना। तो जो लास्ट पास्टुलेट इनका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयंस के द्वारा सेचुरेट होती है,
सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयन से सेचुरेट होती है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेचुरेट होती है, या फिर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सेचुरेट होती है। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसों में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव आयन से सेचुरेट होती है। तो ये पोस्टुलेट कहलाते हैं वर्नर्स थ्योरी। क्या कहलाएगा ये? वर्नर्स थ्योरी। तो देखिए आपके कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा होता है आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन आयनाइजेशन स्फीयर, प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा सेंट्रल मेटल आयंस के इक्वल होती है। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड्स करता है, ठीक है ना, सेकेंडरी वैलेंसी पर। किस पर डिपेंड करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डॉटेड लाइन के द्वारा जो होता है प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और थिक लाइन के द्वारा जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट इनका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेचुरेटेड बाय नेगेटिव आयंस, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज सेचुरेटेड बाय नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज सेचुरेटेड बाय नेगेटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इन सम केसेस पॉजिटिव आयन से सेचुरेट होता है। तो ये रहा आपका वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर्स थ्योरीज के जो पोस्टुलेट हैं, अब इन पोस्टुलेट को आप लिख लीजिए। फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हैज टू पार्ट्स। पहला पोस्टुलेट, कोऑर्डिनेशन complexes has two parts, that is called ionization sphere, and coordination स्फीयर। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट हैं, एक आयनाइजेशन स्फीयर और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, सेकंड पोस्टुलेट देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की कितनी वैलेंसी होती है? दो वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर कोऑर्डिनेशन complexes have two valency, that is called primary valency and secondary valency। ठीक है ना, तो अब देखिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है ना, अब फिर थर्ड पोस्टुलेट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन ionization
sphere, while secondary valency is written in coordination sphere. Primary valency is written in ionization sphere, while secondary valency is written in coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पास्टुलेट आपको मालूम है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। अब नेक्स्ट पास्टुलेट देखिए, नेक्स्ट मतलब पांचवा पास्टुलेट, आपको मालूम है कि प्राइमरी वैलेंसी इज satisfied by नेगेटिव आयंस। देखो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होता है, नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज satisfied by negative ions are neutral molecules are both negative ions and neutral molecule. In some cases पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा नेगेटिव आयन से सेचुरेट होती है, सेटिस्फाइड होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है ना। नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सेटिस्फाइड होती है। इन सम केसेस पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पांचवें पास्टुलेट था। सिक्स पास्टुलेट नंबर 6, सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज इक्वल। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल
मेटल आयंस। तो आपको मालूम है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसके बाद सातवां पास्टुलेट, सेवन पास्टुलेट, पास्टुलेट नंबर 7, the structure of coordination complexes is depends upon the सेकेंडरी वैलेंसी। तो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पास्टुलेट है ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द structural representation, during the structural representation primary valency is represented by primary valency is represented by dotted line, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, while secondary valency is represented by thick line, थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर को। तो एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साहेड्रल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साएमीन chromium third, hexaamine chromium third chloride may be third chloride, hexaamine chromium third chloride may be represented as below, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का फार्मूला देखिए, ये है क्रोमियम
क्रोमियम NaH3 होल टाइम 6 Cl3। ये है हेक्सा, देखो एमीन कितना है, अमोनिया अच्छा है, हेक्सा एमीन क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, थर्ड क्लोराइड। अब इसका देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, ये देखिए सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स है, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर पे Cl है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी और ये सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ देखिए ये आपका क्रोमियम है, अब ये देखिए NaH3 फिर इधर आप देखिए NaH3 और ये है NaH3। अब देखिए ये थिक लाइन है, कौन सी लाइन है ये थिक लाइन है, ठीक है ना। अब थिक लाइन के द्वारा जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और देखिए ये जो आपका Cl3Cl है ना, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डॉटेड लाइन से। एक Cl हो गया, ये देखिए ये दूसरा Cl हो गया, और यहाँ ये देखिए ये तीसरा Cl। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में देखिए ये आयनाइजेशन स्फीयर है, तो आयनाइजेशन स्फीयर में प्राइमरी वैलेंसी होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ये थिक लाइन से, ये थिक लाइन है, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल है द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल फर्स्ट था। अब एग्जांपल सेकेंड में स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड। अब देखिए ये है CO H2O होल टाइम 6 कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर, तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये बाहर आयनाइजेशन स्फीयर है, तो आयनाइजेशन स्फीयर में F3 है जो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हो गया CO, ये हो गया आपका, ये हो गया H2O, और ये H2O है, ठीक है ना। अब देखिए एक थिक लाइन के द्वारा आपने रिप्रेजेंट किया प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से। ये फ्लोराइड हो गया, ये फ्लोराइड हो गया, यहाँ कहीं भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाओ चाहे इधर दिखा दो, ये है आपका फ्लोराइड। ये प्राइमरी वैलेंसी है और डॉटेड लाइन, और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, थिक लाइन है। तो ये रहा आपका वर्नर्स थियरी, ठीक है ना। तो वर्नर्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे IUPAC नेम, ठीक है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका IUPAC नामकरण, ठीक है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कल बताएंगे। थैंक यू।